मुंबई हवाई अड्डे के 80% मुसाफिरों में कमी। हवाबाजी के शोबे में कोरोना वबा का खौफनाक चेहरा सामने आ गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के माली दारुल हुकूमत मुंबई के हवाई अड्डे से हवाई जहाज के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद में 80% कमी वाक़ हुई है। ज्यादा से ज्यादा 91.9% बैनुल अक़वामी और 74% घरेलू हवाई मुसाफिरों को कम किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान मुंबई हवाई अड्डे से सिर्फ 74 लाख मुसाफिरों ने सफर किया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 3 करोड़ मुसाफिरों ने सफर किया था। कोरोना वबा की वजह से हवाई ट्रैफिक कई महीनों से बंद था, जिसकी वजह से मुंबई के हवाई अड्डों के साथ साथ मुल्क के तमाम मेट्रो शहरों से सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमायां कमी वाक़ हुई है। जहां तक मुंबई का ताल्लुक है, मुंबई हवाई अड्डे की दुनिया के शहरों से हवाई राबता है, लिहाजा जब तक बैनुल अक़वामी हवाई सफ़र मुकम्मल तौर पर नहीं खुलता, मुसाफिरों की तादाद में कमी और आमदनी में कमी का खतरा होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पाकिस्तानी नजाद कानून की प्रोफेसर लीना खान को अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन FTC के कमिश्नर के ओहदे के लिए नामजद करने का ऐलान किया है। माहिरीन का ख्याल है कि सदर बाइडेन लीना खान को इस ओहदे पर तैनात करके एंटी ट्रस्ट कवानीन को मवस्सिर और ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि देव हैकल टेक्नोलॉजी कंपनियों की इजारादारी पर काबू पाया जा सके। अमरीकी सेनेट अब 32 साला लीना खान की नामजदगी पर बहस करेगी और अगर ऐवान बाला तौसीक कर देता है तो लीना फेडरल ट्रेड कमीशन की तारीख की सबसे कम उम्र कमिश्नर बन जाएंगी। अमरीकी सदर के इस ऐलान के बाद लीना खान ने अपने ट्विटर पर लिखा कि ये उनके लिए बहुत एजाज की बात है और अगर सेनेट उनके नाम की तौसीक कर देती है तो वो काम करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। लीना खान के अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के एक और प्रोफेसर टॉम वाउ को व्हाइट हाउस के मुशीर की हैसियत से रखना इस बात की निशानदेही करता है कि बाइडेन ज्यादा मुदाखलत पसंदाना एंटी ट्रस्ट कवानीन के एजेंडे पर अमल पैरा होने के लिए कमर कस रहे हैं, जिसमें इंजमाम और देव हैकल कंपनियों की मार्केट में ताकत को चैलेंज करना शामिल है। लीना खान बरतानिया में आबाद एक पाकिस्तानी खानदान में पैदा हुई थी। जब वो 11 बरस की हुई तो उनका खानदान अमेरिका हिजरत कर गया था। अमेरिका में ही उनकी तालीम मुकम्मल हुई और कुछ अरसे कबल उन्होंने टेक्सास के एक कार्डियोलॉजिस्ट शाह अली से शादी की। लीना खान न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोबे कानून में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जहां वो इजारादारियों को कंट्रोल करने के कानून, एंटी ट्रस्ट लॉ, सनतों के बुनियादी ढांचे के कानून और इजारादारियों की रोकथाम की रिवायत के बारे में पढ़ाती हैं और तहकीकी मकाले लिखती हैं। उनके एंटी ट्रस्ट कानून पर तहकीकाती मकाले को मोतबर हलकों में बहुत ज्यादा सराहा गया है और उन पर उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और ये तहकीकाती मकाले एल लॉ जर्नल, हार्वर्ड लॉ रिवाइव, कोलंबिया लॉ रिवाइव और शिकागो यूनिवर्सिटी लॉ रिवाइव में शाया होने का एजाज हासिल कर चुके हैं। इसराइल में 2 साल में चौथी बार इंतखाबात। इसराइल में 2 साल में चौथी बार पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। मंगल को होने वाले इंतखाबात को वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू के लिए रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा है। अवामी राय अम्मा के जायजों में सामने आया है कि इसराइल के सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाले बिन्यामीन नेतन्याहू और उनके मुखालिफिन के माबैन सख्त मुकाबला है। कोरोना वायरस की वजह से कई पाबंदियों में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने टीवी इंटरव्यूज और अवामी मकामात जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में इंतखाबी मुहिम चलाई।
बिन्यामिन नेतन्याहू ने इंतखाबी मुहिम में कोरोना वायरस के दौरान कामयाबी से वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज और गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ मुस्लिम अरब ममालिक से होने वाले मुआहिदों का प्रचार किया है। दूसरी जानिब नेतन्याहू के मुखालिफिन उन पर गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के दौरान गलत इंतजामी फैसलों के इल्जामात आयद करते हैं। वजीर आजम ने कोरोना वबा में लगाई जाने वाली पाबंदियों का इतलाक अपने इंतहाई क़दामत पसंद सियासी हलीफों पर नहीं किया, जिसके बाइस इसराइल में कोरोना वायरस फैला। उनके बकौल इससे एक जानिब तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, तो दूसरी जानिब इसराइल में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ उनके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि नेतन्याहू चूँकि बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनका हुक्मरान रहना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसराइल में इंतखाबात के दौरान राय दहिंदगान उम्मीदवारों के बजाय सियासी जमातों को वोट देते हैं। अलबत्ता इसराइल की 72 साला तारीख में कभी भी कोई एक जमात सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत नहीं बना सकी है। मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद हुकूमत बनाते रहे हैं। मंगल को होने वाले इंतखाबात एक ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब गुज़िश्ता दिसंबर में इत्तेहादी हुकूमत को बजट की मंजूरी में नाकामी का सामना करना पड़ा था। दयारे गैर मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। ऑस्ट्रेलिया में वाक़े ब्लू स्काई इमिग्रेशन एंड स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज की 70वीं सालगिरह के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के शहर लुकिम्बा में ब्लू स्काई क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों ने बेहतरीन मुजाहरे के जरिए न सिर्फ शायकीन क्रिकेट का दिल मोह लिया, बल्कि आपसी इत्तेहाद, मेलजोल और भाईचारगी का नमूना पेश किया। 12 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट में जनूबी एशियाई ममालिक की कम्युनिटीज और बैनुल अक़वामी तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लुकिम्बा शहर के प्यारी पार्क क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक्किदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस 7 मार्च को मुनक्किद किए गए। पहला सेमीफाइनल ब्लू स्काई राइडर्स और बारकास क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जबकि दूसरा सेमीफाइनल बैंक्सटाउन स्ट्राइकर्स और लुकिम्बा शाहीन के दरमियान खेला गया। निहायत ही दिलचस्प फाइनल मुकाबले में बारकास क्रिकेट क्लब ने बैंक्सटाउन स्ट्राइकर्स को शिकस्त देकर टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमा लिया। इस मौके पर ब्लू स्काई इमिग्रेशन एंड स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ शाहिद खान विनर और रनर अप टीमों को मुबारकबाद पेश की और ऐलान किया कि शायकीन क्रिकेट की गैर मामूली दिलचस्पी को देखते हुए ब्लू स्काई क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल मुनक्किद किया जाएगा। कम्युनिटी वर्कर और खेलों के शौकीन नवीद मोहम्मद ने टूर्नामेंट मैनेजर के तौर पर गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, जबकि माविन कोर टीम में मुदब्बिर हुसैन, अब्दुल इमरान, हाशिम रजा, मदर खान और जहांजेब बाबर शामिल थे। फाइनल मैचेस के बाद तमाम स्पॉन्सर्स रजाकारों और खिलाड़ियों को तोहफे और इनामात पेश करते हुए उन सब की हौसला अफजाई की गई। स्पोर्ट्स के जरिए बड़े सग़ीर के बाशिंदों और बैनुल अक़वामी तलबा को जोड़ने के लिए इस टूर्नामेंट के इनेकाद पर सभी मेहमानों ने ब्लू स्काई के सीईओ शाहिद खान की सताइश की। शाहिद खान जामे मिलिया इस्लामिया अलमनाई एसोसिएशन के सरगर्म रुकन हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस टूर्नामेंट की फीस के जरिए हासिल शुदा आमदनी का 10% हिस्सा इस एसोसिएशन को बतौर अतिया पेश करेंगे। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में मोहम्मद अयूब की नसरी तख्लीक उन्हीं की ज़बानी समात फरमाइएगा। नाज़रीन इकराम, आदाब अर्ज़। मैं मोहम्मद अयूब कामटी ज़िला नागपुर से एक शगुफ्ता तहरीर चांद रात की सैर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चांद के ताल्लुक़ से जो बातें मशहूर हैं वो उसके ऐन आलम शबाब यानी 14वीं रात की हैं। कदीम शुअरा ने चांद से अपने महबूब की मुशाबहत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बाज़ ने तो माशूक़ के मुकाबले में चांद को भी कमतर साबित करने की सही नामशकूर की। बाद में जब चांद के बारे में साइंसी हक़ाइक़ सामने आए
تو یہ خیال ہوا کہ جو ہوا سو ہوا، اب شاید شعراء کرام چاند کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ مگر جب انشا جی کی مشہور غزل پڑھی اور سنی کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ چاند کے طلسم سے انسان کا چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے۔ مرزا غالب نے بھی اپنے ایک طویل قصیدے میں چاند سے کچھ دلچسپ سوالات پوچھے تھے۔ ہاں مہینوں سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ اب یہ تو نہیں معلوم کہ چندہ ماما نے چچا غالب کو کیا جواب دیا، مگر ماہ نو خمیدہ صورت اب بھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ حالانکہ چاند کا حسن اس کی تکمیل میں سمجھا جاتا ہے، مگر صرف عید کا چاند ایسا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے روشن ہوتا ہے، مگر لوگوں کے دماغ کی بتیاں جلا دیتا ہے اور دلوں کے چراغ روشن کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو رویت ہلال کے بھروسے نہیں رہتے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے 29ویں کو رخ کی تیرے دید ہو گئی، اب چاند ہو یا نہ ہو میری عید ہو گئی۔ ہمارا گمان بلکہ مشاہدہ ہے کہ عید سے زیادہ لوگ چاند رات مناتے ہیں، یا پھر چاند دیکھتے ہی بے تحاشا عید منانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچپن میں چاند رات کا منظر کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ ان دنوں ماہ رمضان کی قصیدہ خوانی کا زور تھا۔ بچوں اور بڑوں کی الگ الگ ٹولیاں بنتی تھیں جو سارا مہینہ پرائمری اسکول کے ماسٹروں سے جو اتفاق سے شاعر بھی ہوتے تھے ماہ رمضان کی عظمت میں فلمی دھنوں پر قصیدے لکھواتے اور مہینے بھر اس کے گانے کی مشق کرتے۔ یہ قصیدے صرف رمضان کی عظمت اور اس کے ہجر کی داستان ہی نہیں سناتے تھے، بلکہ اس میں شعراء حضرات نے روزمرہ کے مسائل اور دنیا جہان کی دلچسپ حکایات بھی سمو دی تھیں۔ اس وقت صرف خوش آواز اور بہترین ترنم والے بچے اور بڑے ہی اس میں بار پاتے تھے۔ بچے اپنے خوشحال رشتہ داروں کے گھر لالٹین لیے پہنچ جاتے اور کچھ نہ کچھ لے کر ہی ٹلتے۔ عید منانے کے لیے ان کا یہ اضافی سرمایہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ٹولیاں بھی خاصی بڑی ہوتیں، ان میں 2 یا 3 ایسے لوگ ہوتے جو زیادہ بلند آواز میں گاتے اور سوالی کہلاتے تھے۔ وہ قصیدے کے بول اٹھاتے اور باقی جو جوابی کہلاتے اسے ایک ساتھ دہراتے۔ ایک سما بن جاتا، چلتے لوگ ٹھہر جاتے، غریب سامعین داد اور امیر نقد انعام سے نوازتے۔ یہ لوگ بازاروں اور چوراہوں پر رکتے ہوئے چلتے، اگر قدردان مل گئے تو ایک ہی جگہ کئی گھنٹے گزار دیتے۔ اس وقت تفریح کے وسائل بہت کم تھے، اس لیے اس کی خوب پذیرائی ہوتی تھی۔ بازاروں میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوا کرتی تھی، اکا دکا تلے ہوئے پاپڑ اور پکوڑوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ کیا زمانہ تھا، ایک پاپڑ میں سارا گھر آسودہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ریڈی میڈ کا رواج نہیں تھا، چاند رات میں تو درزیوں کا ناک میں دم آ جاتا تھا۔ یہ طبقہ خشوع و خضوع سے مہینہ بھر 30ویں روزے والی عید کی دعا مانگتا تھا۔ بازاروں میں لڑکیاں بالیاں اور گلے کی مالا، کانوں کے نقلی زیور، کانچ کی چوڑیاں اور بالوں کے لیے ربن خریدتی پھرتی تھیں۔ زمانے نے کروٹ بدلی، خوشحالی آئی، ریڈیو کی جگہ ٹی وی آیا۔ اب گلے بازی کے دن لد گئے، لوگ قصیدے اور قصیدہ پارٹیوں کو بھولنے لگے۔ پاپڑ پکوڑوں کی جگہ سموسے، کباب اور سیخ و نان کی دکانیں آ گئیں اور ترقی ہوئی۔ پہلے پلاؤ کا رواج تھا، وہ بھی کسی بڑے رئیس کی شادی میں۔ اب گھر گھر بریانی بننے لگی، لوگوں کا ذوق بدلا، معیار بلند ہوا۔ بازاروں میں بطور خاص چاند رات میں بھی بریانی کی دیگیں چڑھنے لگیں۔ تولا، نان، کباب اور تندوری مرغ کی اشتہا انگیز خوشبو سے سارا بازار مہک اٹھتا ہے۔ لوگوں کا ہجوم اشیاء خورد و نوش پر اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے جیسے ابھی آسمان سے من و سلوہ اترا ہو۔ عوام کو کلو وشربو کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خواتین کے بازار مانو زمانے قدیم کے مینا بازار، جہاں خواتین کی آرائش و زیبائش کی ہر چیز دستیاب ہے۔ بازار میں اتنی بھیڑ کے تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ گئی رات تک بازار میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگ جب چاند رات میں ہی اپنے دل کے سارے ارمان نکال لیں گے تو عید کیا خاک منائیں گے۔